आवाज क्लियर आ रही है सबको? प्लीज एक बार कंफर्म करना। ओके गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गर्व अपलोड देम ऑन गूगल क्लासरूम, तो मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। ठीक है। सो साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर गिवन है एंड हमें दो सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं जो कि फिगर में देखकर पता चल रहा है स्क्वायर की साइड पर फॉर्म्ड है। स्क्वायर की साइड जो है उनका डायमीटर है। तो APD and BPC are semicircles, therefore their radii are equals to 14/2, that is 7 centimeters. एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप चाहे तो दोनों का अलग अलग निकाल के फिर उनको माइनस कर सकते हो, और चाहो तो एक साथ ही आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल का के ट्वाइस का एरिया हमें माइनस करना है, मीन्स एक पूरे सर्कल का। ये लिखना जरूरी है ये दिखाने के लिए कि हम किस तरह से शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, जब आप सॉल्व करोगे फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बेटर है पहले आप ये लिख लो कि आप किस में से किसको माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा शेडेड रीजन का एरिया माइनस करके ही निकलेगा, प्लस करके भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें ऐड भी करना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल पता है आपको पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ। और क्योंकि दो सेमी सर्कल्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 14 का स्क्वायर। साइड कितनी है स्क्वायर की? 14, और पाई की वैल्यू 22/7। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 22 7 आर 154 होता है। 196 माइनस 154 कितना आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर? सिर्फ फिगर देखकर आपको यही ध्यान रखना है कि किस एरिया में से किसको माइनस करके हमें एरिया मिलेगा। ध्यान रखना है एरिया ही माइनस करना है, पैरामीटर माइनस नहीं करते हैं, वॉल्यूम माइनस नहीं करते हैं। ये 2 डायमेंशनल शेप्स है तो वॉल्यूम का तो कोई सवाल ही नहीं होता है इसमें। और पैरामीटर को हम कभी भी माइनस नहीं करते हैं अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बार गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। चलो बताता हूँ मैं। हमें ये फिगर गिवन है जिसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स आपको पता है क्या होता है, एक वर्टेक्स से एक आर्क ड्रॉ करी गई है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये किसी किसी बुक में शेडेड रीजन इसमें डिफरेंट दिया हो सकता है, लेकिन वो होगा ऐसे ही, सॉल्यूशन सेम ही है और आंसर भी सेम ही आएगा जो मैं करूंगा। तो शेडेड रीजन अगर कुछ और दिया हुआ है तो कंसीडर करना कि पूरी ही फिगर शेडेड है, इसमें कोई भी रीजन इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है, सब इंक्लूडेड है। तो हमें ये पूरी फिगर का शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, जिसमें आप देख सकते हो एक तो
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका पूरा एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है तो इजीली इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में है ये एक मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का एरिया आप सेक्टर के एरिया वाले फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए हमें रेडियस की जरूरत है जो कि गिवन है, और उसके लिए हमें ये वाले एंगल की जरूरत है जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 360 में से 60 माइनस करके। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री ये वाला एंगल होगा, और पूरे सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्रीज होता है। तो 360 में से जब हम ये छोटा एंगल 60 डिग्रीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि है 300 डिग्रीज। फाइन, तो हमारे पास थीटा की भी वैल्यू है, हमारे पास रेडियस भी है, इस सेक्टर का भी एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। आप चाहो तो किसी और वे से भी कर सकते हो, आप चाहो तो सर्कल में से ये छोटा सेक्टर माइनस कर लो 60 डिग्रीज वाला, तो आपके पास ये बड़े सेक्टर का एरिया आ जाएगा। मुझे तो ये इजी लगता है तो इसी से हम करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो AOB इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड ऑब्वियसली इक्विलैटरल है तो इसके हर एंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री होगी। सो हमें रिफ्लेक्स एंगल POQ कैलकुलेट करना है। रिफ्लेक्स आपको पता है 180 से ज्यादा जो होता है 360 से कम होता है। तो ये एंगल, ये दो पॉइंट्स P और Q कंसीडर कर लो, POQ, ये हमें एंगल कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स वाला। तो ये कैसे होगा, जब हम 360 में से ये छोटा एंगल माइनस कर देंगे, 360 माइनस एंगल AOB दैट इज 60 डिग्रीज, सो ये आ गया 300 डिग्रीज। नाउ रेडियस हमें दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर्स, और साइड ऑफ ट्रायंगल दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, 80% ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, जो कि नहीं लगना है। यहाँ पर क्या होना है, ये एरिया ऐड होना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको पता होगा तब भी गलती से आप लगा आओगे, तो बहुत केयरफुली करना है जब ये क्वेश्चन करोगे। यहाँ पर प्लस आना है, माइनस नहीं आना है। तो एरिया ऑफ AOB √3/4 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर POQ θ/360 पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी, साइड के प्लेस पर 12 और आर के प्लेस पर 6, थीटा के प्लेस पर 300। इनको सॉल्व किया, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप आंसर रूट के फॉर्म में ही छोड़कर आओगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे। तो ये तो हो जाएगा 4 से एक 12 कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, 12 3 36 होता है, 36 √3 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर पूरा आंसर 660/7 हो जाएगा। इसके आगे इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते, तो आंसर बेटर है ऐसे ही आप छोड़ो। ज्यादा एलसीएम ले सकते हो आप, उस केस में भी आंसर पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। फाइन, तो ये है इसका फाइनल आंसर। अजीब सा आंसर है बट ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? किसी को पूछना है मेजर सेक्टर के बारे में या कुछ भी तो पूछ सकते हो।
उमंग 60 डिग्री, ये ट्रायंगल का एरिया देखो खुद ही, ट्रायंगल का एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही होता है ना 60 डिग्री। फिगर भी देखो और साफ साफ लिखा भी हुआ है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है देखने में। AOB इज इक्विलेटरल, तो AOB लिखा है तो देखो AOB किसका एंगल है, ट्रायंगल का ही हुआ ना अंदर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें से उसके ईच कॉर्नर से एक एक क्वाड्रेंट कट किया है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके मिडिल में से बिल्कुल बीच में से एक सर्कल भी कट किया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मींस रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जब हम ये कट कर देंगे। रिमेनिंग पोर्शन मींस जो शेडेड आपको दिख रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करेंगे और एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। 4 क्वाड्रेंट्स का मीनिंग एक सर्कल ही होता है, ठीक है। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया एक सर्कल के एरिया के इक्वल होता है, और एक सर्कल ये हो गया, तो 2 सर्कल हो गए एक्चुअली हमारे पास जिनका एरिया हमें माइनस करना है। चलो करते हैं। ABCD is a square with side 4 centimeters each and radius of each sector, जो सेक्टर दिए हुए हैं मींस क्वाड्रेंट, उसकी रेडियस और रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस, दोनों की रेडियस जिसको हम r से डिफाइन कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर से। 2 सेंटीमीटर डायमीटर था, ऑब्वियसली रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, या रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अगर आप ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि ये माइनस करने वाले एरियाज है जो हमें हटाने हैं, और अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हो तो दोनों ही माइनस के होंगे, कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये माइनस करा, फिर जो बचा उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करा। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो तो क्या लिखना है और ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे हो तब क्या लिखना है। आप खुद का भी दिमाग इसमें लगा सकते हो कि हमें एक्चुअली माइनस क्या करना है और प्लस क्या करना है। फिगर देखकर साफ पता चल रहा है कि हमें इस पूरे एरिया में से इन चारों का और इसका, इन पांचों फिगर्स का कलेक्टिवली एरिया माइनस करना है। कलेक्टिवली का मीनिंग है कि इनका ऐड करना है, चारों का, क्वाड्रेंट का और एक सर्कल का, और फिर उनको ऐड करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर्स, एंड क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, 1/4 पार्ट होता है क्योंकि ये सर्कल का, और क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है तो हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया जो बीच में सर्कल है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, साइड के प्लेस पर 4 आ गया, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर हो गया, दो सर्कल्स मीन्स बस 16 हो गया। पाई के प्लेस पर 22/7, r की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 है तो 1 ही रहेगी, 1 का स्क्वायर 1, 16 माइनस 44/7, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। क्लियर है सभी को, इजी था। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। क्वाड्रेंट के एरिया में अगर कंफ्यूजन है, क्वाड्रेंट का एरिया कहाँ से आया या कैसे कैलकुलेट करते हैं या कुछ भी। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और आप अगर सोच रहे हो अभी तो 4:20 हुए हैं तो एक ही क्वेश्चन है तो क्लास जल्दी ओवर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
फाइन, देख लो आराम से। उमंग अभी बोला कि वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा। हम्म, देखो, इन अ सर्कुलर टेबल कवर of radius 32 centimeters, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure। ठीक है, ये डिजाइन गिवन है। डिजाइन में सिर्फ आपको पार्ट्स देखने हैं, प्लीज ये डिजाइन मत देखने लग जाना। आपको सिर्फ पार्ट्स देखने हैं कि डिजाइन जो है वो किस किस पार्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक सर्कल है, ये टेबल क्लॉथ है, और इसके बीच में एक इन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है, जिससे 3 पार्ट्स बने। इसमें जो डिजाइन वाले हैं, बीच वाला जो पोर्शन है वो डिजाइन वाला नहीं है। फिगर में ऐसा हो सकता है, आप देखकर सोचो शेडेड एरिया निकालना है। ऑब्वियसली हमें शेडेड रीजन का एरिया नहीं निकालना है, उन्होंने शेडेड दिया हुआ है, बट हमें शेडेड नहीं कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये जो 3 पार्ट्स बने हैं, 3 सेगमेंट्स, इनका एरिया कैलकुलेट करना है। 3 सेगमेंट्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, सेगमेंट का एरिया तो आपको पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट वो उस केस में करते हैं जब या तो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो। यहाँ पर ना तो, अगर हम इसका सेक्टर एक फॉर्म करेंगे, फॉर्म करके बताता हूँ मैं। हाँ, सपोज करो यहाँ से सेंटर है और ये मैंने एक सेक्टर फॉर्म कर दिया। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा बीच में, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा या फिर कुछ और यूज करना पड़ेगा। काफी लेंदी प्रोसेस है, तो आप ये भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन 3 और 4 वेज से हो सकता है, और जो कि आप देखोगे भी अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कराया जाएगा। जिसमें से एक मेथड बहुत पॉपुलर है, जो कि तुम्हारे 9th क्लास के क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको याद होगा, अंकुर डेविड और जॉन वाला, जो अंकुर डेविड और क्या था तीसरे का नाम, सैयद था शायद, जो 9th चैप्टर में था, सर्कल वाले चैप्टर में, जिसमें अंकुर यहाँ बैठा था, डेविड यहाँ बैठा था और सैयद यहाँ बैठा था, और तीनों ने एक टेलीफोन बना रखे थे, उसके स्ट्रिंग के कप्स में लगाकर, प्लास्टिक कप में स्ट्रिंग लगाकर, और उनकी जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो इक्वल थी तीनों की, है ना। वो स्ट्रिंग की लेंथ तुमको कैलकुलेट करनी थी। अगर ये क्वेश्चन याद होगा तो उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, जो कि मैं भी करके दिखाऊंगा, और मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ। और पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो इसमें, एंड ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के यूज से करा है, आप पाइथागोरस के यूज से भी कर सकते हो। तो जिसको जो मेथड समझ आता है वो उस मेथड से करेगा, लेकिन प्लीज एंड प्लीज इसमें आप वो छोटा फॉर्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करोगे जो आपके टीचर शायद आपको बता दें, साइन थीटा कॉस थीटा वाला। यू विल नेवर यूज दैट फॉर्मूला। अगर आपने वो यूज किया फॉर्मूला, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, आपको हार्डली उसमें 1 मार्क मिलेगा, ये शायद टीचर 1 मार्क भी ना दे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा यूज किया जो आपके कोर्स में नहीं है और जो आपको नहीं बताया गया है। फाइन, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें अगर ये 3 डिजाइन वाले पोर्शंस का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम सर्कल के एरिया में से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकते हैं। इजी मेथड।
लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल की हमारे पास साइड नहीं है। जब तक साइड नहीं पता होगी तब तक हम इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो साइड कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें जो भी है ड्रामा वो करेंगे। क्या क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटर हमने कंसीडर कर लिया, सेंटर इसका वो है, सेंटर तो होगा ऑब्वियसली, सर्कल है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर सेंटर है इसका कहीं पर भी, जिसको हमने वो से डिफाइन कर लिया। और सेंटर से हमने बी को ज्वाइन किया, सी को ज्वाइन किया, इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी कर लो। और ओ एम, ओ एम एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया बीसी कॉर्ड पर। प्लीज ध्यान रखना, एक एक करके समझते जाना, चाहे तो लिख भी लो क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि हमने सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड पर तो वो क्या करेगा, बताओगे कोई भी? सेंटर से जब हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, कॉर्ड के साथ क्या होता है और भी क्या क्या होता है, प्लीज टेल मी। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस केस में, कोई भी बताओ। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर कॉर्ड के ऊपर क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज मिलती हैं यूज करने के लिए? ओके तान्या, करेक्ट। और भी कोई प्रॉपर्टी? बस तान्या को ही पता है और किसी को नहीं पता? यस तान्या, करेक्ट। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, नाइन्थ क्लास में चैप्टर था और उसमें सारी प्रॉपर्टीज करी थी। यस रुद्र। यस गर्व, ओके भव्या, यस तान्या। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे काम की है कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बी एम किसके इक्वल होगा? सी एम के। ये दोनों इक्वल होंगे, या कह सकते हैं बी सी ट्वाइस ऑफ बी एम होगा और ट्वाइस ऑफ सी एम भी होगा, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको। और ये 90 डिग्री के होंगे ऑब्वियसली, ये तो परपेंडिकुलर है। ये दोनों एंगल्स भी इक्वली डिवाइडेड होता है, मतलब इक्वल होता है। ये पूरा एंगल जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। फाइन, तो ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ पर इसकी जरूरत थी, इसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी आगे आएगा वो। ये तो हमने कर लिया। अब एक और प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, मैं ये थोड़ा डिफरेंट मेथड से बता रहा हूँ अभी, फिर मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। तो दोनों ही मेथड देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे उससे कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एंगल बीओसी एंगल बीएसी का डबल होगा। याद है ये प्रॉपर्टी सभी को? सेंटर पर जो एंगल बनता है सेम आर्क के द्वारा, वो सेम सेगमेंट में बने एंगल का ट्वाइस होता है। किसी को याद है या नहीं है, या सब भूल गए? सेंटर वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल का डबल होता है। किस किस को याद है? जिसको याद नहीं है वो नाइन्थ क्लास में फिर से चले जाओ। यू डोंट डिजर्व टू बी इन क्लास 10th। ठीक है, तो उसी का हमने यूज करा। उसका यूज हमने क्यों किया? जिससे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अप्लाई कर सके। कैसे करेंगे? ये एंगल हमारे पास 120 का आ गया। फाइन, एक एक लाइन में समझाता चल रहा हूँ, प्लीज बाद में जाके कोई ये मत कहना सर पूरा फिर से समझा दो, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। अगर किसी ने ऐसा बोला तो वो रिकॉर्डिंग देखना और पूरी रात रिकॉर्डिंग देखते रहना, एक एक लाइन में
ऑब्वियसली समझा ही रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर उससे समझ नहीं आ रहा है और यहाँ भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। तो एक-एक लाइन ध्यान से समझते रहना। और वो क्यों नहीं समझ पाओगे? अगर नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है और आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी। उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन होगा और कोई भी रीजन नहीं होगा। फाइन, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, तो ये बड़ा एंगल, सेंटर वाला एंगल 120 डिग्रीज का हो जाएगा। ये 120 डिग्रीज का हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखो, बीओसी ट्रायंगल में ये एंगल 120 का है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, है ना। OB इक्वल्स टू OC, तो एंगल OBC एंड OCB ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। और फिर जब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उससे हमारे पास ये एंगल OBC कितने का आ जाएगा, 30 डिग्रीज का। ये सब काम हमने सिर्फ इसको 30 डिग्रीज करने के लिए करा है। अब हमारा काम बस आसान हो जाएगा। ये काम हो गया। ये एंगल 30 डिग्रीज का है, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ जिससे आप ध्यान रखो। अब इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, हमारे पास ये रेडियस तो गिवन है, कितनी है, 32 डिग्री, 32 सेंटीमीटर्स। और हम कॉस थीटा का यूज करके ये बेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका अगर हमने डबल कर दिया तो हमारे पास ट्रायंगल की साइड आ जाएगी जो कि BC के इक्वल होगी। फाइन, सो ये हमारा काम था जो हमने यहाँ पर किया है। ये सब कुछ हमने सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्रीज के लिए किया है। 30 डिग्रीज आ गया तो उसके बाद इजीली ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं BC, और वो ये अब हम करेंगे। इन ट्रायंगल OMB, इस छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। cos 30, cos आपको पता है cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मींस BM, एडजेसेंट साइड BM है, और हाइपोटेन्यूज है 32। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो BM की वैल्यू हमारे पास आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16√3, सिर्फ ये हाफ आई है 16√3। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16√3 का डबल, दैट इज 32√3। BC जो है वो ट्वाइस ऑफ BM है, अभी बताया था मैंने। तो BM का ट्वाइस जब हम कर देंगे, BM क्या है 16√3, उसका ट्वाइस जब हम कर देंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी, BC कितना हो गया, 32√3 सेंटीमीटर। फाइन, तो ट्रायंगल की साइड आपके पास आ गई। बस अब तो इजी सा काम है कि सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ये आप एक बार देख लो ध्यान से सारी चीजें बिल्कुल थॉरोली, फिर मैं दूसरे मेथड से भी क्योंकि बताऊंगा। तो पहले इसको देख लो आप आराम से, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो पोर्शन है इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC।
एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 32 है, रेडियस तो 22/7 32 का स्क्वायर माइनस 3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए 3/4 साइड का स्क्वायर, साइड अगेन 32√3 सेंटीमीटर्स की तो उसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर 1024 होता है और यहाँ पर 32 का स्क्वायर 1024 √3 का स्क्वायर 3 सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया ये गंदा सा आंसर। बस ये इसका आंसर, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, 32 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऐसे केसेस में सिंप्लीफाइड वर्जन आपका यही होगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप सिर्फ और सिर्फ इनका एलसीएम ले सकते हो। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मुश्किल तो नहीं है। स्टेप्स इसमें ज्यादा है, प्रॉपर्टीज इसमें ज्यादा लगी हुई हैं, तो इसलिए कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में। 3-4 बार जब खुद करने बैठोगे इसको तभी ये समझ आएगा। अभी आपको अगर ये लग भी रहा हो कि हमें तो सब समझ आ गया, तब भी आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेन पेपर लेकर नहीं करोगे प्रैक्टिस, तो आप इसको जरूर भूल जाओगे और ईयर के एंड में आप जरूर मेरे पास बुक लेकर आओगे, सर ये तो हमें समझ नहीं आया। ऐसा हर साल होता है, पिछले 11 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले से भी ऐसे ही होता आ रहा होगा। तो प्लीज ऐसा मत करना कि बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले कहो सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। एग्जाम से एक दिन पहले जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, उससे एक दिन पहले तो मैं खैर पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं बोलता हूँ कि रेस्ट करो। और दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी के डाउट्स आपके अक्टूबर तक बिल्कुल फिनिश हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉपर्टी आप मेरे से अक्टूबर के बाद में ना ही पूछो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने अक्टूबर तक इनको क्लियर नहीं करा तो फिर आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपके पास फिर टाइम नहीं है और आप फिर कर भी नहीं सकते। अक्टूबर तक अगर आपके पास बहुत टाइम था, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का बहुत टाइम होता है, उसमें आप एनसीईआरटी अगर नहीं क्लियर कर पाए तो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को तो भूल ही जाओ, और वो डाउट्स आपके फिर बरकरार रहेंगे भी, वो फिर क्लियर भी नहीं होंगे। आप कितनी भी बार पूछते रहोगे कभी भी आपके वो क्लियर नहीं होंगे। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप मिस्टेक फिर करते ही रहोगे। तो साथ के साथ काम करते चलो और प्रैक्टिस करते चलो, अदरवाइज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं और हमारे पास बहुत टाइम है, बोर्ड के एग्जाम पता नहीं होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी एक बात क्लियर कर लेना, अगर बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए तो आपका क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। होम बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आते हैं, बोर्ड वाले बहुत इजी क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो प्रे करो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हों। ठीक है, ये कोई भी खुश मत होने लग जाना कि हमारे किसी को अगर खबर मिली है कि बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, वो आपके लिए हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा। वो भी होम बोर्ड्स में टीचर्स अपने हिसाब से क्वेश्चंस देते हैं, वहां सीबीएसई से नहीं आता है बन के कोई भी क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर बनाती है वो पूरे कंट्री के जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर बनाती है, जिसमें वो उन बच्चों को भी कंसीडर करती हैं जो प्रिविलेज नहीं है, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जिनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते हैं जो कि किसी किसी बच्चे को बिल्कुल समझ ही ना आए। लेकिन होम बोर्ड वाले ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। प्रैक्टिस करते रहो। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम कर सकते हैं, और वो मैं बोर्ड पर ही बताऊंगा। उमंग पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो प्रूफ्स होते हैं, और प्रूफ्स ऑलरेडी वो मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पर, तो उस पर चेक करो। ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, देख लो। इस बार मैं ड्राइंग खुद ही कर रहा हूँ तो थोड़ी ऐसी होगी। ये सर्कल था और ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइन
था नहीं है, और ये है 3 पोर्शंस जहां पर डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, ये डिजाइन वाले पोर्शंस हैं हमारे, एक ये और एक ये और एक ये। थोड़ी देर के लिए इन पोर्शंस को भूल जाते हैं। इसमें मेन कंसर्न आपका यही होना चाहिए जो मैंने बताया था पहले भी, कि आप ये देखो कि जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज और जो फिगर गिवन है उसमें फिगर्स हैं कौन कौन सी, कंबाइंड फिगर्स कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पर एक तो सर्कल है और एक है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसके बाद में आप देखो कि आपके पास क्या उनकी डायमेंशंस हैं। सर्कल की तो डायमेंशन है जिसकी आपको एरिया के लिए जरूरत है, दैट इज रेडियस 32 सेंटीमीटर्स। बट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास साइड नहीं है, ना साइड है ना परपेंडिकुलर या बेस है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि हमें सर्कल में से वो माइनस करना है। और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी साइड चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम ट्रायंगल की साइड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे पहले। ट्रायंगल की साइड कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड मेथड है, अगेन उसके लिए भी सेंटर की जरूरत होगी। यहाँ पर कुछ नए टर्म्स हो सकता है कुछ बच्चों के लिए हो, तो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मीडियन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है ऑपोजिट साइड पर। मींस अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये पॉइंट एम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जब हम ए एम ड्रॉ करेंगे, एक तो वो सेंटर से पास होगी। क्यों होगी अभी बताता हूं। सेंटर से पास होगी और ये एंगल 90 डिग्री का भी होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। ऑल्सो जो ये सेंटर है, सेंटर से पास इसीलिए होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये जो सर्कल है देखो, वो तीनों वर्टिसेस से टच करके पास हो रहा है ना। इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, सॉरी, सरकम सर्कल है ये। और सरकम सर्कल की जो सेंटर होता है वो ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर मींस ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट, कहीं भी हो सकता है वो, जो हेल्प करे एक ऐसा सर्कल बनाने में जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करे, उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सरकम सेंटर जो होता है वो उसके मीडियन पर ही लाई करता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस देखो तीनों वर्टिसेस से इक्वल होता है। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। फाइन। तो ये हो गया सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के साथ में ये सेंट्रॉइड भी है। सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई बताएगा सेंट्रॉइड किसे बोलते हैं? ये तो पढ़ा होगा आपने। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल, सॉरी, ट्रायंगल। नेट पर से सर्च करके नहीं बताना है। ओके, बताते जाओ, और बच्चे भी बताओ सभी।
फ्री रेज नहीं रुद्र, सेंट्रॉइड से ऐसा लगता है कि ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, बट ये सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां पर मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हर ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती हैं, जहां पर वो 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो सेंट्रॉइड होता है। ये एक मीडियन है, अगर यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करूं और यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करूं तो वो यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। फाइन, तो ये सेंट्रॉइड होगा। ड्रॉ करके बता देता हूं, ऐसे जब हम परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर भी होंगे ये, जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तीनों मीडियंस, उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड का जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये याद होगा 9th में कराया था मैंने, जो बच्चे पढ़े थे अंकुर वाले क्वेश्चन में ही, कि किसी ट्रायंगल की मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये यहाँ पर ट्रायंगल में बना देता हूँ छोटा सा ABC, और ये है इसकी मीडियन सेंटर से जो पास हो रही है, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर जो कि इसका सेंट्रॉइड भी है, और ये O से हमने रिप्रेजेंट किया, ये M है। तो सेंट्रॉइड का काम क्या होगा, ये AM को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 2:1, मींस AO अपॉन OM जब हम करेंगे, AO की वैल्यू को जब हम OM से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2/1 आएगा। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें AO की वैल्यू तो पता है, रेडियस है ना, AO रेडियस है तो AO के प्लेस पर हमने 32 पुट किया और OM के प्लेस पर OM रखा, जिससे हमारे पास OM की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, OM 16 हो गया। मींस AM की वैल्यू क्या हो गई, जो A से लेकर M तक है, 32 प्लस 16 दैट इज 48 सेंटीमीटर्स। AM की वैल्यू 48 सेंटीमीटर्स है। यहां पर देखो इस वाले ट्रायंगल में AM जो है वो 48 सेंटीमीटर्स है। अब आप इससे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अगेन, ये एंगल तो 60 डिग्रीज का है इस ट्रायंगल में, ये 60 डिग्रीज का है, और ये आपको पता है 48 सेंटीमीटर्स की है, तो आप इसकी साइड कैलकुलेट कर सकते हो साइन से, साइन 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये हो गया 48 अपॉन AB, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 2/√3, √3 को रैशनलाइज करोगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 16 इंटू 2√3 दैट इज 32√3। तो अगेन इस ट्रायंगल की साइड क्या आ गई, 32√3। ट्रायंगल की साइड आ गई तो आप फिर इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, वही √3/4 साइड स्क्वायर से। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पर इसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी कि ये इसका सर्कम सेंटर क्यों है, ये इसका सेंट्रॉइड क्यों है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो इसको 2:1 में कन्वर्ट करे, सॉरी डिवाइड करेगा, फिर 2:1 को आप इसके इक्वल रखोगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद नहीं है। आप चाहे तो आपके टीचर्स करवाएंगे तो आप इससे कर सकते हो। वो फिर पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज यहाँ पर करवा सकते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करना है तो नेक्स्ट मेथड जो है वो फिर, ये तो 2:1 वाला तो पार्ट आपको करना पड़ेगा उसके लिए, जिससे कि हमारे पास ये AM कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर्स आ गई, ये 48 सेंटीमीटर्स थी। फिर इस ट्रायंगल में देखो, ये जो है ABM, ये 48 है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। AB अगर AB कौन है,
ए बी को सपोज करो एक्स कंसीडर कर लिया, तो बी एम क्या होगा, एक्स अपॉन टू होगा, क्योंकि तीनों साइड्स ही एक्स होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बी एम बी सी का हाफ है, तो ये एक्स अपॉन टू हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज एक्स अपॉन टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 48 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी, उससे भी फिर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थ्री मेथड्स हैं, मुझे जो मेथड सही लगता है वो जो मैंने करा है वो सही लगता है। आपको अगर इनमें से कोई सा भी मेथड सही लगता है तो आप उसको भी कर सकते हो, बट इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं न्यू जो आपको यूज करनी पड़ेंगी। सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, मीडियंस, सेंट्रॉइड, सभी कुछ आपको बताने पड़ेंगे, और इनको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों है ये सरकम सेंटर, या फिर ये सेंट्रॉइड भी क्यों है। सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं, ध्यान रखना। ये डिफरेंट डिफरेंट लाई करती हैं हर ट्रायंगल में, लेकिन इक्विलैटरल के केस में ये एक ही कोइंसाइड होती है, मींस एक के ऊपर एक ही लाई करती हैं। समझ आया थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं आया होगा, आई एम श्योर ये क्वेश्चन है थोड़ा ऐसा ही। अगर आप एक मेथड पे स्टिक रहोगे, हर बार दूसरे दूसरे मेथड से यूज करने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। बेटर है एक मेथड आप अडॉप्ट करो कोई सा भी, और उस मेथड पे स्टिक रहो। सेम क्वेश्चन है और आएगा भी तो सेम ही आएगा, यहाँ तक कि वैल्यूज भी सेम ही आती है। इसमें मैंने अभी तक तो कोई चेंज नहीं देखा, जब भी ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है क्वेश्चन पेपर्स में, तो इस बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते हैं। स्टिल चेंजेस हो भी गए तो मेथड तो सेम ही रहेगा। फाइन, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना 3-4 बार तो समझ आ जाएगा। कोई पॉइंट ऐसा है, देखो जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है, मैंने बच्चों को बोला भी था, कल मैसेज आए थे मेरे पास कि आप पहले अगर रिकॉर्डिंग उसकी डली हुई तो आप पहले रिकॉर्डिंग देखो और क्वेश्चन में से वो पॉइंट बताओ जो समझ नहीं आया है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया। प्लीज, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगेन वही बात दोहराओ कि आपको फिर टॉपिक ही समझ नहीं आया। दैट मीन्स आपको एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक वो करने की जरूरत है, जो कि आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन के डाउट पूछने का मीनिंग ये होता है कि कहीं एक जगह आकर आप अटक गए कि सर यहाँ पर हमें नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ से हम आगे कैसे करें, या फिर स्टार्टिंग कैसे करें, ये पूछ सकते हो आप। आप अगर बिल्कुल ये पूछने लग जाओ कि 13 की मल्टीप्लाई 14 में करके ये कैसे आया, अपॉन में करने ये इधर जाकर अपॉन में कैसे हो गया, स्क्वायर रूट कहाँ से आया, अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजें पूछोगे तो मुझे तो पूरी बुक के हर एक कैलकुलेशन पार्ट को आपको बताना होगा, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा भी होगा। टाइम वेस्ट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8th क्लास तक 9th क्लास तक आपने यही सब कुछ किया है, अगर वो आप 10th क्लास में नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप 10th क्लास के लायक नहीं हो। ऑनेस्टली आपको खुद ही ड्रॉप कर देना चाहिए, फिर कोई फायदा नहीं है 33 मार्क्स लाकर पास होने का। जब तक आपके 80 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं मैथ्स में, तब तक आप अपने आप को फेल ही समझो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करके देख लेना, आई एम श्योर कि बहुत से बच्चों को नहीं समझ आया होगा, तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस कैसे करना, जब रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो क्वेश्चन जब सॉल्व करने बैठना, पहले खुद से एक लाइन लिखना, उसके बाद में रिकॉर्डिंग में देखना कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया। इस तरह से आप इसको सही से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पूरी रिकॉर्डिंग देख के रटने की कोशिश करोगे तो आपके लिए हार्मफुल होगा, ऑब्वियसली समझ भी नहीं आएगा। तो एक एक लाइन करते जाओ और देखते जाओ कि मैंने जो किया है क्या आपने भी वही किया है। अगर नहीं किया है तो अपने मेथड से देखो कि क्या उससे भी सही आंसर आ रहा है, नहीं आता है तो फिर आप मेरे को देखो, मेरे वाला मेथड देखो। फाइन, जा सकते हो 10वीं कक्षा के छात्र। 9th वाले बच्चे बैठे रहना थोड़ी देर, जब तक सभी बच्चे नहीं आ जाते तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे क्लास। बाय, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सलोनी, गुड इवनिंग अक्षत। अक्षत पहले टॉपिक पूरा हो जाए क्योंकि मैं सभी फिगर्स का एक साथ ही दूंगा इस बार, एक एक टॉपिक नहीं। उसमें आप कर ही लेते हो सभी, मैं सबके मिक्स करके दूंगा सो डैट कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सके टेस्ट। चलो तब तक एक क्वेश्चन करो जब तक सब बच्चे नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इजी सा, क्यूब से ही रिलेटेड। एक क्यूब है, सपोज ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब आपको पता है साइड साइड या एजेस इक्वल होती है। इस क्यूब को इक्वल वॉल्यूम के ट्यूब टू क्यूबॉइड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं अलग ही बना देता हूँ। ये क्यूब था और इसको कट करके दो क्यूबॉइड इक्वल वॉल्यूम के बनाए गए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरियाज। किसका रेशियो? बड़े वाले का और छोटे वाले का। और साथ में बताना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। चलो ट्राई करो और बताओ मुझे आंसर। जल्दी जल्दी। जब कुछ नहीं दिया हो तो आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, डजंट मैटर। रेशियोज के लिए आपको साइड के डायमेंशंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, संयम, एक क्यूब को दो इक्वल वॉल्यूम्स के क्यूबॉइड में कट किया गया, तो आपको बताना है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है और जो इनिशियल क्यूब था उनके सरफेस एरियाज का रेशियो और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो। ओके, वो जस्ट देखते हैं अभी, बाकी सबको भी आंसर देने दो।
यश, मैंने बताया था अगर देयर लिखा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स या सरफेस एरिया, तो पहले आप उसी को कंसीडर करोगे जो इनिशियली दिया हुआ था, जिसको पहले मेंशन किया हुआ है।